साल 1258 की एक सुबह आज के इराक में स्थित टाइग्रिस नदी के पानी ने अपना रंग 2 बार बदला। पहले लाखों किताबों की स्याही से काला और फिर बेगुनाहों के खून से लाल। यह सिर्फ एक शहर नहीं जल रहा था, ये वो बगदाद था जिसे उस समय की दुनिया का सबसे उन्नत शहर कहा जाता था, जहां 500 सालों से इस्लामी सभ्यता का सबसे सुनहरा दौर फल फूल रहा था। यहां का बैतुल हिकमा सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि दुनिया का दिमाग था, जहां भारत का गणित, यूनान का दर्शन शास्त्र और फारस का विज्ञान एक ही छत के नीचे सभी के लिए उपलब्ध था। लेकिन फिर आया चंगेज खान का पोता हलागू खान, एक ऐसा बेरहम सेनापति जिसने इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनवाए, गर्भवती औरतों तक को नहीं बख्शा और सदियों की मेहनत से जमा ज्ञान को महज कुछ दिनों में राख का ढेर बना दिया। दुनिया मान चुकी थी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन इतिहास अपना सबसे बड़ा दांव तब खेलता है जब सब कुछ तबाह दिखाई देता है। उसी बगदाद की राख से एक ऐसा मोड़ आया जिसने हलागू के अपने ही वंशजों की पहचान बदल दी। आखिर क्या हुआ था उस तबाही के बाद? इस कहानी को समझने के लिए पहले वापस चलना होगा उस दौर में जब बगदाद दुनिया का दिल हुआ करता था। 8वीं सदी में अब्बासिद खलीफा अल मंसूर ने टाइग्रिस नदी के किनारे एक नया शहर बसाया, गोल आकार में, जिसे गोल शहर कहा गया, और यही आगे चलकर बगदाद बना। कुछ ही पीढ़ियों में यह शहर इस्लामी सभ्यता की राजधानी बन गया और खलीफा हारून अल रशीद के दौर में, वही हारून अल रशीद जिसकी कहानियां अलिफ लैला यानी दी अरेबियन नाइट्स में मिलती हैं, उस समय बगदाद अपने सुनहरे दौर में पहुंच गया था। यहां बना बैतुल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी और अनुसंधान केंद्र था। यहां यूनानी दार्शनिकों अरस्तु और अफलातून की किताबें अरबी में अनुवाद हो रही थीं। भारत से गणित और अंकों का ज्ञान आ रहा था। यहीं खगोल शास्त्री, डॉक्टर, गणितज्ञ और दार्शनिक इकट्ठा होते थे। अल ख्वारिज़मी ने यहीं बीज गणित यानी अलजेब्रा की नींव रखी, जिसके नाम पर आज भी एल्गोरिदम शब्द बना है। इब्न सीना जैसे डॉक्टरों की मेडिकल किताबें सदियों तक यूरोप के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती रहीं। अब जरा उसी दौर में यूरोप की तरफ देखिए, जिसे इतिहासकार डार्क एज यानी अंधकार युग कहते हैं। रोमन साम्राज्य टूट रहा था, ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, बड़े बड़े शहर खंडहर बन चुके थे और यूरोप के राजा महाराजा तक अपने दस्तखत नहीं कर पाते थे। जबकि उसी समय बगदाद में सार्वजनिक अस्पताल थे जहां मुफ्त इलाज होता था, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट जगमगाती थीं, लाइब्रेरियों में लाखों किताबें थीं और दुनिया भर से विद्वान वहां पढ़ने आते थे। ये फर्क इतना बड़ा था कि जब कुछ सदियों बाद यूरोप में पुनर्जागरण यानी रेनेसांस शुरू हुआ, तो उसकी नींव में भी बगदाद और कॉर्डोबा जैसे इस्लामी ज्ञान केंद्रों से अनुवाद होकर पहुंचा हुआ यूनानी और भारतीय ज्ञान ही था। यानी बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं था, ये इंसानी सभ्यता का दिमाग था। लेकिन इसी दुनिया के दूसरे कोने में आज के मंगोलिया के मैदानों में एक ऐसी ताकत उभर रही थी जो इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 13वीं सदी की शुरुआत में तेमुजिन नाम के एक आदमी ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और खुद को चंगेज खान घोषित किया, यानी सुप्रीम रूलर। चंगेज खान की सेनाएं इतिहास की सबसे तेज और सबसे क्रूर सेनाएं साबित हुई। कुछ ही सालों में उसने चीन के उत्तरी हिस्से, मध्य एशिया के समरकंद और बुखारा जैसे महान शहरों को तबाह कर दिया। चंगेज खान का मानना था कि जो शहर बिना लड़े समर्पण कर दे उसे बख्शा जाए, लेकिन जो विरोध करे उसे पूरी तरह मिटा दिया जाए। मर्दों को मार दिया जाए, औरतों बच्चों को गुलाम बना लिया जाए और शहर को जमींदोज कर दिया जाए। यही सोच आगे चलकर उसके पोते तक पहुंचनी थी। लगभग आधी दुनिया जीतने के बाद जब 1227 में चंगेज खान की मौत हुई, तो उसका साम्राज्य उसके बेटों और पोतों में बंट गया और हर एक हिस्सा अपने आप में एक विशाल साम्राज्य था। उसके पोतों में एक था हलाकू खान, तौलवी खान का बेटा, यानी चंगेज खान का सीधा खून। हलाकू की मां सोरखाक्तानी बेकी और उसकी कई पत्नियों में से महत्वपूर्ण पत्नी दोकुस खातून दोनों ईसाई थीं, नेस्टोरियन परंपरा की मानने वाली। ये बात बाद में अहम हो जाती है,
क्योंकि जब हलाकू ने बगदाद पर हमला किया तो कई इतिहासकार मानते हैं कि उसकी सेना में मौजूद ईसाई और उसकी पत्नी का असर भी इस फैसले के पीछे था। यानी ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं इसमें धार्मिक टकराव की परतें भी शामिल थीं। 1251 में हलागू के भाई मोंके खान मंगोल साम्राज्य का बड़ा खान यानी सर्वोच्च शासक बना और उसने हलागू को एक साफ आदेश दिया, पश्चिम की तरफ बढ़ो, बगदाद के अब्बासिद खलीफा को अपने अधीन करो और अगर वो आत्मसमर्पण ना करे तो उसे पूरी तरह मिटा दो। हलागू की सेना उस दौर की सबसे बड़ी और सबसे संगठित सेनाओं में से एक थी। अनुमान है कि इसमें 1.5 लाख से भी ज्यादा सैनिक शामिल थे। साथ में चीनी इंजीनियर भी थे जो घेराबंदी के लिए भारी हथियार और मंजनीक यानी कैटापुल्ट बनाना जानते थे। ये सेना धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ी, रास्ते में पड़ने वाले किले और शहरों को कुचलते हुए। सबसे पहले निशाना बना अलामुत किला, हशीशीन यानी असासिन संप्रदाय का पहाड़ी किला जिसे सदियों से अजेय माना जाता था। हलागू ने 1256 में उसे भी गिरा दिया। अब रास्ते में सिर्फ एक ही बड़ी ताकत बची थी, बगदाद और अब्बासिद खिलाफत के खलीफा अल मुस्तसिम बिल्लाह। खलीफा अल मुस्तसिम बिल्लाह अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा और सैन्य ताकत पर गहरा भरोसा रखते थे। जब हलागू खान की सेना बगदाद की ओर बढ़ रही थी, तब सलाहकारों ने खलीफा को समय रहते संधि का मार्ग चुनने और कूटनीति से काम लेने की सलाह दी। हालांकि खलीफा को यह अटूट विश्वास था कि बगदाद पर हमला होने की सूरत में पूरी दुनिया से उनके समर्थक और सहयोगी उनकी मदद के लिए एकजुट हो जाएंगे। इस वजह से उन्होंने अपनी सैन्य ताकत भी नहीं बढ़ाई और ना ही नए हथियारों में निवेश किया, और मंगोल खतरे को केवल एक साधारण हमला मान लेने का निर्णय अंततः साम्राज्य के लिए एक दुखद मोड़ साबित हुआ। जनवरी 1258 में हलागू खान की विशाल मंगोल सेना बगदाद की अभेद्य दीवारों तक आ पहुंची और पूरे शहर को चारों तरफ से इस तरह घेर लिया कि परिंदा भी बाहर न निकल सके। इस निर्णायक घेराबंदी के दौरान मंगोलों ने अपने साथ आए कुशल चीनी इंजीनियरों द्वारा तैयार की गई उन्नत युद्ध तकनीकों और भारी मंजनीक का आक्रामक रूप से इस्तेमाल किया, जिनसे बरसाए गए विशाल पत्थरों और आग के गोलों ने शहर के भीतर तबाही मचा दी। इसके साथ ही मंगोलों ने टाइग्रिस नदी के मार्ग को मोड़ने और नहरों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, ताकि बगदाद के लोगों तक खाना, पानी और बाहरी मदद पहुंचने वाले सभी रास्ते पूरी तरह बंद हो जाएं और नागरिकों को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके, जिसके फलस्वरूप लगातार हो रही भीषण गोलाबारी से महज कुछ ही दिनों में बगदाद की सदियों पुरानी मजबूत दीवारों में गहरी दरारें पड़नी शुरू हो गई। आखिरकार फिर आया 10 फरवरी 1258, जब बगदाद ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हलागू ने अपने सैनिकों को शहर में घुसने का आदेश दिया और जो आगे हुआ उसे मानव सभ्यता के इतिहास में हुई आज तक की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। मंगोल सैनिकों ने बगदाद में आम लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया। इतिहास में यहां हुए नरसंहार की गिनती अलग अलग बताई गई है। कुछ स्तोत्रों की माने तो यहां लगभग 2 लाख से 8 लाख के बीच लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। महलों, मस्जिदों, अस्पतालों और घरों को लूटा गया और उसमें आग लगा दी गई। लेकिन जो सबसे ज्यादा दर्दनाक था वो था बैतुल हिकमा का हश्र, वही लाइब्रेरी जहां सदियों का इकट्ठा किया हुआ विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन का खजाना रखा था। मंगोल सैनिकों ने लाखों किताबों और मैन्यूस्क्रिप्ट को टाइग्रिस नदी में फेंक दिया। कहा जाता है कि इतनी किताबें नदी में फेंकी गईं कि कुछ दिनों तक नदी का पानी स्याही की वजह से काला दिखता रहा और उसके बाद इतना खून बहाया गया कि वही नदी लाल हो गई। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उस सभ्यता के अंत का प्रतीक बन गया जिसने सदियों तक दुनिया को अपने ज्ञान से रोशनी दी थी। और फिर आई खलीफा अल मुस्तासिम की बारी। मंगोल परंपरा में एक अंधविश्वास था कि अगर किसी राजघराने के खून को सीधे जमीन पर बहाया जाए तो इससे प्रकृति नाराज हो जाती है, बुरी आत्माएं जाग जाती हैं और प्रलय आता है। इसलिए हलागू ने खलीफा को सीधे तलवार से मारने के बजाय अत्यंत क्रूर तरीका चुना। कहा जाता है कि खलीफा को एक कालीन में लपेट दिया गया और फिर मंगोल घुड़सवारों ने अपने घोड़े उसके ऊपर से दौड़ा दिए जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। कुछ रिवायतों में यह भी कहा जाता है कि मरने से पहले हलागू ने खलीफा के सामने सोने चांदी का ढेर रखवाया और पूछा कि इतनी दौलत होते हुए भी उसने अपनी सेना और शहर की हिफाजत के लिए हथियार क्यों नहीं खरीदे। और ये सवाल खुद अपने आप में उस पूरे साम्राज्य के पतन की वजह बयां कर देता है। अल मुस्तासिम की मौत के साथ ही 500 साल पुरानी अब्बासिद खिलाफत का औपचारिक अंत हो गया।
वो खिलाफत जिसने इस्लामी सभ्यता को उसका सुनहरा दौर दिया था, अब इतिहास बन चुकी थी। बगदाद की तबाही के बाद हलाकू खान वहीं नहीं रुका। उसका अगला निशाना था सीरिया और मिस्र की ममलुक सल्तनत, जिसका दिल था अल काहिरा, आज के इजिप्ट का कायरो। हलाकू की सेना ने दमास्कस और अलेप्पो जैसे बड़े शहरों को भी अपने कब्जे में ले लिया और लगने लगा था कि पूरा मिडल ईस्ट मंगोल साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन तभी 1259 में एक खबर आई जिसने पूरा नक्शा बदल दिया। मंगोल साम्राज्य के सबसे बड़े खान हलाकू के भाई मोंके खान की चीन में मौत हो गई। मंगोल परंपरा के मुताबिक जब बड़ा खान मरता है तो साम्राज्य के सभी खान को एक महासभा में जुटना होता है नए बड़े खान को चुनने के लिए। हलागू को अपनी ज्यादातर सेना वापस मंगोलिया और मध्य एशिया की तरफ बुलानी पड़ी और सीरिया में सिर्फ एक छोटी सी सेना पीछे छोड़ दी गई। यही वो मौका था जब ममलुक सल्तनत ने पलटवार किया। सितंबर 1260 में एन जालूत नाम की जगह पर, आज के फिलिस्तीन में, ममलुक सेनापति बायबर्स और सुल्तान कुतुज ने बची हुई कमजोर मंगोल सेना को बुरी तरह हरा दिया। ये मंगोलों की पहली बड़ी हार थी और इतिहासकार इसे उस पल के तौर पर देखते हैं जहां विश्व विजयी मंगोल साम्राज्य के फैलाव को पहली बार रोका गया। हलागू खुद इस लड़ाई में मौजूद नहीं था, लेकिन यह हार उसके लिए एक झटका थी और इसके बाद उसने कभी सीरिया या मिस्र की तरफ दोबारा बड़ा हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना ध्यान उस साम्राज्य को मजबूत करने में लगाया जो उसने ईरान, इराक और आसपास के इलाकों में बना लिया था, जिसे इतिहास में इलखानिट साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन हलागू के लिए मुसीबतें सिर्फ बाहर से नहीं आ रही थीं। सबसे बड़ा खतरा उसके अपने खानदान के अंदर से आया। मंगोल साम्राज्य के दूसरे बड़े हिस्से, जिसे गोल्डन होर्ड कहा जाता था और जो रूस और पूर्वी यूरोप के इलाकों पर राज करता था, उसका मुखिया था बरके खान, जो कि चंगेज खान का पोता तो था ही, लेकिन एक अहम फर्क के साथ। बरके खान बहुत पहले से ही मुसलमान बन चुका था। जब बरके खान को पता चला कि हलागू ने बगदाद के खलीफा को मार डाला है और लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया है, तो वो गुस्से से भर उठा। यहां तक कि इतिहास में दर्ज है कि बरके खान ने कहा था कि वो हलागू से उन मुसलमानों की मौत का बदला लेगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे। 1262 में गोल्डन होर्ड और इल्खानेट के बीच खुली जंग छिड़ गई, यानी चंगेज खान के अपने ही दो पोते एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने थे, और वजह थी धर्म। ये मंगोल साम्राज्य के इतिहास में सबसे बड़े गृह युद्धों में से एक साबित हुआ और इसी लड़ाई ने आगे चलकर विशाल मंगोल साम्राज्य को टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया। हलाकू खान की मौत 1265 में हुई और उसके बाद उसका बेटा अबाका इल्खानेट का शासक बना। अबाका ने अपने पिता की तरह ही बौद्ध धर्म और शमनवादी मंगोल परंपराओं को माना और ईसाई राज्यों के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए रखे। यूरोप के कुछ राजाओं से तो उसने मिस्र के ममलूकों के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए संधि तक करने की कोशिश की, लेकिन इल्खानेट की आम जनता जो ईरान और इराक में रहती थी, वो सदियों से मुसलमान थी। एक ऐसा शासक वर्ग जो खुद बौद्ध या शमनवादी हो लेकिन जिसकी प्रजा मुसलमान हो, ये स्थिति ज्यादा दिन टिक नहीं सकती थी। 1282 में पहली बार ये बदलाव सामने आया जब अबाका के बाद उसका भाई तेकुदर सत्ता में आया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया, अपना नाम बदलकर अहमद रख लिया। ये इल्खानेट के इतिहास में किसी शासक का पहला औपचारिक इस्लाम अपनाना था। लेकिन तेकुदर का शासन ज्यादा दिन नहीं चला। मंगोल सेना और सरदारों के एक बड़ी हिस्से को यह बदलाव पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि ये मंगोल परंपराओं से गद्दारी है। कुछ ही सालों में उसके भतीजे अर्गुन ने विद्रोह किया, तेकुदर को हरा दिया और 1284 में उसकी हत्या करवा दी और अगले कुछ शासक फिर से पुरानी मंगोल बौद्ध परंपराओं की तरफ लौट गए। लेकिन ये बदलाव अब रुकने वाला नहीं था। इल्खानेट की जनता लगातार मुसलमान बनी रही। स्थानीय ईरानी और इराकी अमीर वजीर ज्यादातर मुसलमान ही थे और सत्ता चलाने के लिए मंगोल शासकों को इन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता था। आखिरकार 1295 में हलागू खान का परपोता इल्खानेट साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था गजान खान। गजान खान ने वो कदम उठाया जो हमेशा के लिए इतिहास बदलने वाला था। सत्ता संभालने के तुरंत बाद उसने औपचारिक रूप से इस्लाम कबूल कर लिया और सिर्फ खुद इस्लाम नहीं अपनाया, उसने इस्लाम को पूरे इल्खानेट साम्राज्य का राजधर्म घोषित कर दिया। उसके साथ लाखों मंगोल सैनिकों और सरदारों ने भी इस्लाम कबूल किया। ये वही खानदान था
जिसके परदादा हलागू खान ने बगदाद के खलीफा को कालीन में लपेटकर घोड़ों से कुचलवा दिया था, इस्लाम की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को नदी में बहा दिया था। और अब महज 37 साल बाद उसी खून का वारिस खुद उसी धर्म का सबसे बड़ा रक्षक बनकर सामने आया। आखिर क्यों हुआ इतना बड़ा बदलाव? इतिहासकार इसे सिर्फ आस्था का मामला ही नहीं मानते, इसके पीछे सत्ता का गणित भी था। गजान खान समझ गया था कि अगर उसे ईरान और इराक की मुसलमान जनता पर लंबे समय तक राज करना है, स्थानीय वजीरों और सैनिकों का भरोसा जीतना है और ममलूक सल्तनत जैसे मुसलमान पड़ोसियों से टकराव में बचे रहना है, तो खुद मुसलमान बनना ही उसे सबसे समझदारी भरा फैसला लगा। इस्लाम अपनाने के बाद उसने अपने मशहूर वजीर रशीद अल दीन हमदानी की मदद से प्रशासन को मजबूत किया, टैक्स सिस्टम सुधारा और बगदाद जैसे शहरों के पुनर्निर्माण की कोशिश भी शुरू करवाई। लेकिन बगदाद कभी वो बगदाद नहीं बन पाया जो 1258 से पहले था। वो बैतुल हिकमा, वो लाइब्रेरियां, वो सुनहरा दौर, वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। ये कहानी सिर्फ एक शहर की तबाही और एक खानदान के धर्म परिवर्तन की नहीं है। ये सत्ता, आस्था और वक्त के उस चक्र की कहानी है जहां आज का सबसे बड़ा दुश्मन कल किसी और वजह से उसी तरफ खड़ा मिल सकता है जिसे उसने कभी मिटाने की कोशिश की थी। हलागू खान ने सोचा था कि वो एक सभ्यता को हमेशा के लिए खत्म कर रहा है, लेकिन इतिहास ने आखिरी हंसी खुद उसी सभ्यता को दी, क्योंकि जिस धर्म को उसने तलवार से मिटाना चाहा, उसी धर्म ने कुछ दशकों बाद उसकी अपनी खानदान को अपने अंदर समा लिया।